कभी सोचा है अगर बैंक नहीं होता तो हमारी इकोनॉमी कैसे चलती? पैसा सेफ रखना, लोन देना, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना कितना मुश्किल होता। बैंक से हम लोग का ट्रांजैक्शन ये सब प्रोवाइड नहीं करते। ये देश का इकोनॉमी का एक बैकबोन है, ठीक है। वो हम लोगों का पैसा सेविंग्स के फॉर्म में लेते हैं और इन्वेस्टमेंट और लोन के फॉर्म में देश का इकोनॉमी ग्रोथ करने में मदद भी करता है। चाहे एक छोटी दुकान हो या बड़ा बिजनेस, हर किसी को बैंकिंग सिस्टम जरूरी होता है। नया बिजनेस को लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में मदद करता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन भी प्रोवाइड करवाता है। तो ओवरऑल एक देश के इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद मिलता है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल्स में जानेंगे तो देश का इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम कितना प्रकार का तरीके से वो मदद कर सकता है। तो वीडियो को अंत तक बना रखें। बैंक लोगों का अपना पैसा को सेफ रखने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है और उसके साथ इंटरेस्ट भी देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बैंक में जो सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी जैसा ऑप्शन प्रोवाइड करता है तो लोगों को और फ्यूचर का पैसा सिक्योर रखने का भी और भी ज्यादा मोटिवेट करता है। तो इसमें बैंक के पास जितना फंड आता है वो देश का इकोनॉमी में ग्रो करने में और भी मदद मिलता है। जैसे बैंक जो फंड दूसरे सोर्सेस से सेविंग्स फॉर्म में लेता है वो नया बिजनेस में आपको लोन और इन्वेस्टमेंट फॉर्म में देता है। तो इसमें जो देश का इकोनॉमी में ग्रो होने में और भी मदद मिलता है उसको। एक तरह से देखा जाए तो आपका छोटा छोटा सेविंग्स देश को इकोनॉमी में ग्रो करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। दूसरा होता है क्रेडिट क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। बैंक का सबसे बड़ा रोल होता है क्रेडिट क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। बैंक क्रेडिट क्रिएशन यानी लोन प्रोवाइड करना, तो चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, तो बैंक को लोन प्रोवाइड करता है तो तभी देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इसके साथ भी वो इंडिविजुअल का भी कार लोन, होम लोन लेने में भी मदद करता है, ठीक है। नया बिजनेस में जब एक इन्वेस्ट करता है तो नया फैक्ट्रीज लगता है, नया एम्प्लॉय का हायर का अपॉर्चुनिटी बढ़ता है, ठीक है। प्रोडक्शन का कैपेसिटी भी बढ़ता है। तो उसमें क्या है, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, तो मनी रोटेट होते रहता है, ठीक है। तो इसमें देश का ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ करने में भी मदद मिलता है। तीसरा होता है पेमेंट फैसिलिटीज एंड ट्रांजैक्शन। बैंक ने पेमेंट एंड फंड ट्रांसफर को बहुत इजी, फास्ट एंड सिक्योर बना दिया। आजकल में आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के मदद से एक क्लिक में फंड को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकता है, तो रिसीव भी कर सकते हैं, ओके। पहले जो काम लाइन में लगा के घंटों में लाइन में देखकर करना पड़ता है वो आज इजी में वन क्लिक में हो जाता है। और ये भी होता है आप दूसरे जगह पे करेंसी ट्रांसफर करते हो तो वो भी बैंक के मदद से करेंसी आपके करेंसी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी तो ये कैशलेस अप्रोच ना कि से हम लोग को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये देश का इकोनॉमी ग्रो करने में भी मदद मिलता है। जैसे ब्लैक मनी जैसा जो कांड होता है तो इसको भी रुकने में भी बहुत मदद मिलता है। और टैक्स एविजन जैसा जो काम वो भी बहुत काम हो जाता है। तो गवर्नमेंट के पास एक ट्रैक करने का भी डाटा मिलता है जो गवर्नमेंट आगे चलकर नया पॉलिसी भी बना सकता है। चौथा होता है मैंडेटरी पॉलिसीज एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कभी नोटिस करके देखना, लोन का कभी इंटरेस्ट बहुत हाई हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी मार्केट में लिक्विडिटी बहुत कम होता है, कभी मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये होता है सेंट्रल बैंक का मैंडेटरी पॉलिसीज के वजह से, ठीक है। तो इंडियन में जो सेंट्रल बैंक होता है वो है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मैंडेटरी पॉलिसीज होता है तो उसके चलते इंडिया ने तो इन्फ्लेशन, करप्शन को कंट्रोल में रखता है, ठीक है। इसके चलते दो मैंडेटरी टूल यूज किया जाता है। एक होता है इंटरेस्ट रेट और दूसरा होता है CRR माने कैश रिजर्व रेशियो को टूल यूज करता है। एग्जाम्पल की तरफ से मान लीजिए अगर देश का महंगा बहुत ज्यादा हो गया तो इसको इन्फ्लेशन बोलता है। तो इन्फ्लेशन जब हो जाता है इंटरेस्ट रेट बहुत हाई कर देता है ताकि बैंक से कोई लोन इतना जल्दी उसको ना मिले। तो क्या हो जाता है, मार्केट में कैश फ्लो थोड़ा सा कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो मार्केट स्टेबिलिटी फॉर्म में आता है। अगर सिमिलरली मार्केट में अगर लिक्विडिटी बहुत कम हो जाता है तो उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट को बहुत कम कर देता है। तो इस चलते क्या होता है कि मार्केट में पैसा फिर से आने लगता है। तो एक दो पॉलिसीज के साथ साथ ये पूरा ओवरऑल इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। 5 नंबर पर आता है फॉरेन एक्सचेंज एंड इंटरनेशनल ट्रेड। मान लीजिए आप कोई बिजनेस और इंडिविजुअल को एक करेंसी को दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करना है तो वो बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। और इसका जो करेंसी का जो रेट चलता है वो करेंसी का सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से वो चलता रहता है, ठीक है। तो सिमिलरली सपोज मान लीजिए आप इंडियन बिजनेसमैन हो तो आपको आपका प्रोडक्ट यूएस में आपको एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको पेमेंट मिल रहा है US डॉलर में लेकिन आपको चाहिए इंडियन करेंसी में, ठीक है। तो उसमें जो करेंसी कन्वर्ट करता है तो वो आपको बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आज के जमाने में आपका बैंकिंग सिस्टम जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा और ग्लोबल ट्रेड में जितना इजी एक्सेसिबिलिटी मिलेगा तो आपका देश का इकोनॉमी उतना ज्यादा ग्रो हो सकता है। 6 नंबर पे आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रूरल डेवलपमेंट। मान लीजिए एक गरीब आदमी
जिसको बिजनेस स्टार्ट करना है या नया दुकान खोलना है, लेकिन उसके पास लोन लेने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या वो दुकान और बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए बैंक ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर फोकस करता है। तो इसमें क्या होता है कि गरीब आदमी और अंडर प्रिविलेज जो एरिया में जो लोग रहता है, तो उसको छोटा छोटा लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे लोन प्रोवाइड करवाया जाता है माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से, ठीक है। तो वो बिना कोई कोलैटरल सबमिट किए हुए उसको छोटा लोन मिल सके, तो आगे जो उसको बिजनेस को ग्रो करने में मदद मिलता है। ऐसी रूरल एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करता है। छोटा बिजनेस को और मीडियम बिजनेस को ग्रो करने के लिए एसएमई एंड एमएसएमई लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। तो जब पूरा देश का इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका मतलब होता है जब रूरल एरिया एंड टाउन जैसे एरिया वो जब दोनों एक साथ ग्रो होगा, तभी देश का इकोनॉमी पूरा ओवरऑल ग्रो हो सकता है। जो ये ग्रो करने में पूरा मदद करता है बैंकिंग सिस्टम। लास्ट में आता है फ्यूचर बैंकिंग इन इकोनॉमी। टेक्नोलॉजी पूरा तरीके से बैंकिंग सिस्टम को बदल चुका है, ठीक है। फिनटेक कंपनी जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और नियो बैंक जैसे जुपिटर, एफआई मनी, ये सब पूरा ट्रेडिशनल जो बैंक को टक्कर देने में पूरा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, ठीक है। जैसे कोई एआई चैटबॉट प्रोवाइड करता है, डिजिटल बैंकिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, क्रिप्टो करेंसी डायमेंशन, पूरा बैंकिंग डायमेंशन को चेंज करके रख दिया है। एआई एंड मशीन लर्निंग बैंकिंग को फ्रॉड डिटेक्ट करने और कस्टमर सपोर्ट करने में मदद मिलता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिक्योर ट्रांजैक्शन एंड डिसेंट्रलाइज ट्रांजैक्शन को भी प्रोवाइड करने में मदद मिलता है। और यूपीआई और कैशलेस, इंडिया में यूपीआई कैशलेस ट्रांजैक्शन करके देश का इकोनॉमी इतना ज्यादा ग्रो हो चुका है कि फैसिलिटी भी कस्टमर को इतना ज्यादा फैसिलिटी हो जाए, घंटों का काम चुटकियों में हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ चैलेंजेस भी फेस करना पड़ता है, जैसे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट मिलना हो, दूसरा रेगुलेशन इशू करना, न्यू रेगुलेटरी इशू करना हो गवर्नमेंट को, तीसरा होता है जिस रूरल एरिया में इंटरनेट अभी तक पहुंचा नहीं है, ठीक है, उस जगह में इंटरनेट प्रोवाइड करके फिर इस सिस्टम को और भी तेजी से ग्रो करना, ये भी एक चैलेंजेस फेस करना रहता है। तो यही है आज का ओवरऑल वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके बिल्कुल मत भूलना। ऐसी ही फाइनेंशियल वीडियो और भी देखने के लिए ये स्क्रीन पे दिया हुआ ये वाला वीडियो को देखिए। तब तक के लिए बाय बाय।